नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ी खबर अभी कुछ ही देर पहले आई। हाँ शुभम, मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। इस शो में पहुंचते पहुंचते हमारे पास दो बड़ी खबरें आई। एक तो भारतीय रुपए में रिकॉर्ड गिरावट आई हुई, आज के दिन की सबसे बड़ी गिरावट, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अचानक रुपए के साथ क्या हुआ। और दूसरी और भी बड़ी खबर जिसका रिश्ता रुपए के साथ हो सकता है, तेल बाजार में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। उस घटनाक्रम को हम समझने की कोशिश करेंगे जो अभी हमारे सामने आया है। बिल्कुल। इसके अलावा और कौन से मुद्दे होंगे आज मनी सेंट्रल में, किन पर हम चर्चा करेंगे, इसके लिए देखिए आप ऑन द शो। शुरुआत होगी, क्या मधुर होंगे अमेरिका और चीन के व्यापार रिश्ते, क्यों गहरा रही दुनिया भर में मंदी की आशंका, इस पर चर्चा करेंगे। सऊदी ने एशिया के लिए क्यों बढ़ा दिया कच्चे तेल का भाव, क्यों खत्म नहीं हो रहे रुपए के बुरे दिन, क्या खत्म होने वाली है छोटी कारों का दौर और बैंकों में पैसा कम जमा कर रहे लोग। लेकिन सबसे पहले शुरुआत चीन से, अमेरिका से। चीन से आयात होने वाले सामान पर लगने वाले भारी आयात शुल्क में अमेरिका ढील दे सकता है। डाउ जोन्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसी हफ्ते आयात शुल्क में कटौती का ऐलान कर सकते हैं। अमेरिका में महंगाई 4 दशक के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी है और रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति चीन से आयात होने वाले सामान पर आयात शुल्क में कटौती कर सकते हैं। ये आयात शुल्क बाइडेन से पहले जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने लगाए थे। क्या सर, इससे चीन के और अमेरिका के जो व्यापार रिश्ते हैं उनमें कड़वाहट कम होगी, कुछ मधुरता आएगी? शुभम, दो बड़े घटनाक्रम हुए चीन के की दृष्टि से और चीन और अमेरिका के व्यापार के रिश्तों की दृष्टि से, जिसका असर हमें दुनिया भर के अन्य व्यापारों पर भी दिखाई देगा। क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में अमेरिका का जो ट्रेड वार हुआ था, उसने पूरी दुनिया में कई सारे बड़े बदलाव किए थे ट्रेड को लेकर। दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए। एक, जो अमेरिका की विदेश की वित्त मंत्री हैं जेनेट येलेन, उनकी चीन के उप प्रधानमंत्री के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में दोनों देशों ने चर्चा की व्यापार रिश्तों को लेकर। हालांकि दोनों देशों के अपने अपने तेवर बने रहे थे, लेकिन इस बातचीत को यह माना गया कि यह बातचीत उस दिशा की तरफ बढ़ने में मदद कर सकती है, जिसका संकेत शुभ हमने आपसे इस खबर को आपसे परिचित कराते हुए कहा। इसका मतलब है कि चीन से होने वाला आयात अमेरिका में अब सस्ता हो सकता है। आधिकारिक रूप से अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने अमेरिका के पुराने रुख को कायम रखा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो चाइना लेता है, उसके ऊपर सवाल उठाया। लेकिन संकेत यह है कि करीब 300 अरब डॉलर के आसपास की रियायतें आने वाले समय में दी जाएंगी। हमें याद होगा शुभम कि ये बात इससे पहले भी 2 बार कही जा चुकी है। एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1-2 महीने पहले इसका संकेत दिया था, और दूसरी बार संकेत तब दिया था जब टोक्यो के समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचे थे। और उससे पहले उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया था कि चीन से आने वाले सामानों पर आयात शुल्क में कमी हो सकती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था चीन से आयातों पर निर्भर है, और इस समय बढ़ी हुई महंगाई के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी तरीके का विकल्प ढूंढना चाहते हैं जिससे कि कीमतों में कमी की जा सके। इस बीच दुनिया भर में महंगाई से निपटने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला बना हुआ है और महंगे होते कर्ज की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की आशंका गहरा रही है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बाद अब छोटी और मझोली अर्थव्यवस्थाओं में भी ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो गई हैं। आज ही ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। इससे पहले सोमवार को इजराइल में भी ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक स्तर पर महंगे होते कर्ज का असर मंदी के तौर पर सामने आ सकता है। सर, मंदी की आशंकाएं लगातार गहराती जा रही हैं। कभी चीन से खबर आती है, कभी अमेरिका से खबर आती है। क्यों लगातार वैश्विक मंदी की बातें अब होने लगी हैं? वैश्विक मंदी लगातार सुर्खियों में, और आमतौर पर महंगाई के बाद जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो इतिहास ये बताता है कि किस्सा जाकर छोटी मोटी मंदी में ख़त्म होता है। अब जो हमारे पास ताज़ी रिपोर्ट्स हैं, नोमुरा की एक रिपोर्ट आई जो बता रही है कि इस साल के अर्थ तक दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी में धंस सकती हैं। जो संभावना है उस हिसाब से यूरोजोन, ब्रिटेन, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये इतनी अर्थव्यवस्थाएं लगभग मंदी के करीब खिसक चुकी हैं, क्योंकि यहाँ इन्हें एक छोटी मंदी झेलनी पड़ेगी।
एक बड़ा सिनेरियो दुनिया में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का तब बनना शुरू हुआ था जब अमेरिका ने ब्याज दरें बढ़ाई थी, उसके बाद ब्रिटेन ने ब्याज दरें बढ़ाई थी। अब छोटे छोटे देशों में भी ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई हैं। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चीन को अगर बाहर कर दिया जाए और जापान को बाहर कर दिया जाए, जापान की अपनी समस्या है, जापान डिफ्लेशन में है, चीन को बाहर कर दिया जाए तो अब दुनिया की अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने अपने तरह से उनका जो भी कंट्रीब्यूशन ग्लोबल की इकोनॉमी में है वो सब महंगाई से तप रही हैं और ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रही हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो इस पूरी रेस से बाहर था, संभावना है कि वो भी अगले हफ्ते के अंदर काफी डिकेड्स के बाद, लंबे समय के बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपने यहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा। और इसका एक संकेत हमें बहुत सारी कमोडिटीज की कीमत से भी दिखाई देता है। पूरी दुनिया में कमोडिटीज की कीमत में लगातार तेज गिरावट आई है। मतलब अभी तक का जो अपना हाई था उनसे कई सारी बड़ी कमोडिटीज काफी नीचे हैं, जो इस बात का संकेत दे रही हैं कि शायद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटीज की आपूर्ति में अब थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि मंदी के चलते मांग कम रहने की संभावना है। बिल्कुल, लेकिन तमाम कमोडिटी के बीच एक कमोडिटी पर इसका असर नहीं दिख रहा है, वो है कच्चा तेल। अगली खबर उसी से जुड़ी। सऊदी अरब ने एशिया के देशों के लिए कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कच्चे तेल का भाव $2.80 बढ़ाकर $9.30 कर दिया गया। ये बढ़ोतरी अगस्त महीने के लिए की गई है। इस बढ़ोतरी का असर भारत पर भी होगा, क्योंकि भारत में कच्चे तेल की जितनी खपत होती है उसका लगभग 15% हिस्सा सऊदी अरब से आयात होता है। सर, भाव पहले से बढ़े हुए हैं, तप रहे हैं, सऊदी ने और भाव क्यों बढ़ा दिए? सऊदी अरब ने आज अपने यहाँ जो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की, उसके बाद सऊदी का तेल एशिया के लिए रिकॉर्ड कीमत पर पहुंच चुका है और जून के बाद ये दूसरी बढ़ोतरी है। जून में बढ़ोतरी के बाद $6.5 पर बैरल के आसपास की प्राइस एशिया की तय की गई थी, जो बढ़कर अब $9.35 पर बैरल के आसपास आ गई। और ये बता रहा है कि ओपेक देश आने वाली मंदी की संभावना को देखते हुए और मांग की संभावना में कमी को देखते हुए किस तरह से कीमतों को ऊंचा रखने के लिए तैयार हो रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जैसे कि चर्चा हमने से पहले भी इकोनॉमिकम में और अन्य चर्चाओं में की थी कि ओपेक के लिए या अरब के देशों के लिए यूरोप का नया तेल बाजार खुल रहा है, क्योंकि रूस के उत्पादन में कमी भी हो रही है और रूस के आयात पर पाबंदियां भी लगाई जानी है। उससे पहले जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर बाजार में मिल रहा है, उसमें सऊदी अरब सबसे आगे और वो कीमतों में बढ़ोतरी कर रहा है। पिछली बार तो आश्चर्य हुआ था, जून में ओपेक ने अपनी बैठक की और उसके अगले दिन सऊदी अरब ने कीमतों में बढ़ोतरी कर दी थी। यह भी माना जा रहा है, आज बाजार में इस बात की भी चर्चा थी कि रशिया को करीब 82 मिलियन टन का एक तेल भंडार आर्कटिक में मिला है, जहां डिस्कवरी पूरी हो गई है और वो तेल भी बाजार में आने की संभावना है। उस मंदी की संभावना को या बाजार का सेंटीमेंट बदलने की संभावना है, उसको बाजार में आने में समय लगेगा। उसे देखते हुए भी सऊदी अरब ने अपने यहाँ कीमतों में बढ़ोतरी की और इसका असर हमें पूरे क्रूड बाजार पर और खासतौर से एशिया पर दिखाई देगा, क्योंकि कीमतों में बढ़ोतरी एशिया के लिए की गई। दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस बढ़ोतरी से सीधे प्रभावित होंगी, चीन और भारत। सर, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यात्रा शुरू हो रही है अरब के देशों में, आपको लगता है कि वहां पर ये बातचीत होगी या उत्पादन बढ़ाने पर दबाव डाला जाएगा? दो तरीके के अलग अलग संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को या व्हाइट हाउस के हवाले से जो खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आ रही हैं, उस हिसाब से अमेरिका खुलकर सऊदी अरब से तेल उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए शायद नहीं कहेगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि लंबे समय बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रियाद पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते पिछले दिनों काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं। खासतौर से बाइडेन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान सऊदी अरब की जो सल्तनत है उसे लेकर काफ़ी सवाल उठाए थे, खासतौर से एक पत्रकार की हत्या को लेकर। तो उस रोशनी में यह यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है कूटनीतिक तौर पर। और क्या सीधे तौर पर बाइडेन सऊदी अरब से तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए कहेंगे, पहली चीज, और क्या सऊदी अरब उसे मानेगा कि नहीं, इस बात के संकेत हमें अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार से और उससे मिल रहे हैं कि शायद अमेरिका को इस बात का एहसास है कि सऊदी अरब से उनका कहना खाली जा सकता है, क्योंकि सऊदी अरब उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं करेगा। और इसकी पेशबंदी ओपेक देशों ने ब्रसेल्स में जब अभी ईयू की मीटिंग हुई थी तब उसमें कर ली थी। आंकड़े बता रहे हैं कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के आंकड़े बता रहे हैं कि सऊदी अरब के पास शॉर्ट ऑर्डर कैपेसिटी केवल 1.2 मिलियन बैरल पर डे की है।
यानी अगर तत्काल ज़रूरत हो तो 12 लाख बैरल पर डे के आसपास के उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकता है। इससे आगे बढ़ोतरी करने की क्षमता नहीं है। लॉन्ग टर्म स्पेयर कैपेसिटी जो है वो करीब 21 मिलियन बैरल 2.1 मिलियन बैरल पर डे के आसपास की बनी हुई है। इसके अलावा ओपेक देशों के बाकी ओपेक देशों के उत्पादन में लगातार कमी आ रही है। तो सऊदी अरब ने की तेल की कीमत में बढ़ोतरी इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकती है कि अगर उस पर दबाव बनाया जाए गा उत्पादन बढ़ाने के लिए, जो काफ़ी समय से जगह से आएगा, और सऊदी अरब को अगर अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ा तो उससे पहले उसने अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा दी है। तो इस दृष्टि से तेल बाजार में तेल उत्पादक देशों में और उसमें भी सऊदी अरब की और यूरोप की और बाजार की जद्दोजहद काफ़ी रोमांचक और काफ़ी दिलचस्प हो गई है। ओपेक देशों ने में अधिकांश ओपेक देशों में, बड़े देशों को छोड़कर अधिकांश छोटे ओपेक देशों ने पहले ही अपने आप उत्पादन को बढ़ाने में मुश्किल और असमर्थता जाहिर की है। तो तेल बाजार का परिदृश्य अभी भी मंदी की आशंका के बाद भी, जिस पर हमने भी चर्चा की है नुम्रा की रिपोर्ट, मंदी की आशंका के बाद भी तेल बाजार में कोई कमी है, गिरावट नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो सर, एक तरफ मंदी, एक तरफ दाम बढ़ाए गए, तीसरी तरफ उम्मीद है कि कोई उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और एक तरफ नई खोज मिल गई। इन सारी खबरों की रोशनी में अगर देखें तो कच्चे तेल को लेकर आने वाले दिनों में छोटी से मध्यम अवधि के लिए अनुमान क्या तैरते दिख रहे हैं? दो बिल्कुल अलग अनुमान है। अगर आप मंदी के नज़रिए से देखें तो आज एक खबर चमकी जब हम लोग इस बुलेटिन की तैयारी कर रहे थे कि सिटी रिसर्च ने, जो सिटी बैंक का रिसर्च विंग है, उसने ये आकलन पेश किया कि इस साल के अंत तक दुनिया में तेल की कीमत घटकर $65 पर बैरल पर जा सकती है, और ये आकलन पूरी तरह आने वाली मंदी पर आधारित था। अब आप गौर से देखें तो दो संकटों की घोषणा एक साथ की जा रही है, और तेल की कीमतें गिरेंगी तो इसका मतलब मंदी के कारण ही गिरेंगी, और मंदी के अपने जो असर हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर वो हमें दिखाई देंगे। दूसरी तरफ आज एक जेपी मोर्गन की रिपोर्ट चर्चा में रही कि अगर रशिया का उत्पादन पूरी तरह कट ऑफ होता है, बाजार में नहीं आता है, या रशिया के उत्पादन का बड़ा हिस्सा मार्केट को नहीं मिलता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $380 पर बैरल पर जा सकती हैं। अब ये दुनिया के दो रिसर्च एजेंसियां बिल्कुल आपको दो अलग अलग ध्रुवों पर ले जा रही हैं। संभावना शायद $380 की भी नहीं है, और संभावना $65 के भी आसपास की नहीं है। बाजार जिस तरीके के संकेत दे रहा है वो $100, $110, $90, $100 के आसपास के संकेत दे रहा है। बाजी पूरी तरह से ओपेक देशों के हाथ में, और फिलहाल तेल का उत्पादन तुरंत बढ़ाने की गुंजाइश कहीं नहीं है। तो इसलिए तेल के बाजार में जो भी घटनाक्रम है उनको देखते हुए सऊदी अरब की कीमतों में बढ़ोतरी काफ़ी पोटेंशियल के साथ आई हुई दिखाई देती है। सऊदी अरब कीमतों में बढ़ाकर मंदी से संभावित डिमांड को भी हेज करने की कोशिश कर रहा है, कि संभावित डिमांड में जो कमी आई उसको भी हेज करने की कोशिश कर रहा है। डिप्लोमेटिक प्रेशर के कारण अगर उत्पादन बढ़ाने का दबाव बनता है तो उसे भी बचाव करने की कोशिश कर रहा है, और बाजार की सप्लाई को उस स्तर पर बनाए रखने की कोशिश भी कर रहा है जहां से तेल की कीमतों में एक बड़ी गिरावट ना दिखाई दे। और ये गिरावट आएगी, नहीं आएगी, या कीमतें और बढ़ेंगी, ये नहीं पता। लेकिन अभी फिलहाल क्रूड ऑयल इंपोर्ट की लागत बढ़ने की वजह से भारत में व्यापार घाटा बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट की लागत बढ़ने, साथ ही कोयले और गोल्ड की आयात में हुई बढ़ोतरी की वजह से जून के दौरान भारत का व्यापार घाटा नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में व्यापार घाटा $25.6 अरब दर्ज किया गया है, जो सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है अब तक का। जून के दौरान देश से करीब $63 अरब की वस्तुओं का आयात हुआ, जबकि निर्यात $38 अरब का हुआ। सर, व्यापार घाटे में इतनी बड़ी बढ़ोतरी पहली बार देखी गई, क्या वजह है इसकी? व्यापार घाटे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। मतलब अगर आप जून का ट्रेड डेफिसिट देखें तो करीब $25.63 बिलियन के आसपास है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग $10 बिलियन का हिस्सा कोयला और तेल के आयात का है, जिसने भारत के पूरे व्यापार संतुलन को बुरी तरह हिला दिया, और उसका असर हमें आज बाजार पे दिखाई भी दिया। अगर आप पूरा व्यापार घाटा देखें तो ये पिछले साल की तुलना में जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, पिछले साल भारत का व्यापार घाटा जून में मर्चेंडाइज डेफिसिट $31 बिलियन था, जो डबल होकर $70 बिलियन के आसपास पहुंच गया है जून के फिस्कल ईयर में, जून तक की स्थिति में। अब अगर आप इस पहले क्वार्टर का आंकड़ा है, ये जून तक
तक का। अगर आप इस आंकड़े को देखें और इससे समझने की कोशिश करें कि जितना रुपया कमजोर होता जा रहा है उतना ही कोल और पेट्रोल उत्पादों के और कच्चे तेल के आयात में लगातार बढ़ोतरी हो रही। तो इस व्यापार घाटा वस्तुतः वो क्वालिटी व्यापार घाटा नहीं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कच्चे माल की मशीनरी के आयात से तैयार हुआ, ये विशुद्ध रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और रुपए में गिरावट से निकला। और इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती बनकर आया है वो कोल इंपोर्ट है। अभी तक हम लगातार मनी सेंट्रल में बात कहते रहे कि भारत अपनी केवल एक ऊर्जा जरूरत के लिए आयात पर निर्भर था, अब भारत अपनी दूसरी और पेट्रोल डीजल से ज्यादा बड़ी ऊर्जा जरूरत के लिए आयात पर निर्भर हो रहा है। और इसलिए यह खतरा हमें, इसका सीधा दबाव हमें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर और रुपए पर दिखाई दे रहा है। सर अभी वो जो 2 टेंडर निकाले गए हैं कोल इंडिया की तरफ से, अभी तो वो भी इसमें जुड़ने होंगे। हाँ, और वो आयात, और इसके बाद भी पूरे साल भर कोयले का आयात होना है। और वो कोयले का आयात सिर्फ कुछ CIL के कोल इंडिया लिमिटेड के लेवल पर भी नहीं है, बाकी और भी जो प्राइवेट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो भी इंपोर्ट करेंगे। सोचिए, देश की, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कोयला आयात कर रही है। खैर, कच्चा तेल महंगा हुआ तो व्यापार घाटा बढ़ा, और व्यापार घाटा बढ़ा तो दुबला हो गया रुपया। बढ़े हुए व्यापार घाटे के कारण भारतीय करेंसी रुपये पर दबाव बना हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक टूट गया। मंगलवार को $1 की कीमत 79 रुपये 16 पैसे तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर लगातार तेजी बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। सर बहुत कोशिश हुई, विदेश से ज़्यादा पैसा आ सकेगा, RBI ने डॉलर भी फूका, हवन किया, इतनी कोशिशों के बाद भी रुपए की गिरावट क्यों नहीं रुक पा रही है? आज ट्रेड डेटा का नंबर जो आया, जिस पर हमने डिस्कस किया, भारत के व्यापार घाटे का नंबर आया। ये व्यापार घाटे का नंबर रुपए की समस्या में के समाधान को नहीं और बढ़ाने की तरफ संकेत देता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर आई, जिससे ये समझ में आ गया कि भारत का तेल आयात वैसे भी और ज़्यादा बढ़ेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि रुपए के स्तर से जो सबसे बड़ी चुनौती भारत में है वो रुपए की गिरावट से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार से निकासी है, और बहुत तेज़ी से बढ़ी है पिछले अक्टूबर से लेकर जून तक। और ये हाल फिलहाल के दशकों में, पिछले एक दशक में सबसे ज़्यादा है अगर इससे पहले की गिरावट की तुलना में आप देखें। और ये दबाव हमें रुपए पर दिखाई दे रहा है। और अगर तकनीकी तौर पर देखें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महंगाई जितनी बढ़ती जाएगी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जितनी संभावना दिखती जाएगी, डॉलर उतना मजबूत होता जाएगा। और आज हमने देखा डॉलर इंडेक्स रिकॉर्ड लेवल पर है। तो आज शुभम केवल रुपया ही नहीं, आज यूरोप की मुद्राएं भी टूटी, यूरो भी टूटा, क्योंकि आज डॉलर की ऊंचाई और डॉलर की ताकत काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसका असर हमें रिलेटिवली रुपए पे पर दिखाई दिया और बाकी सब पर भी दिखाई दिया। पर रुपए का टूटते जाना व्यापार घाटे का और ज़्यादा बढ़ते जाने की वजह बनेगा। और यहाँ सरकार की कोशिशें बहुत बड़ी नहीं है, जैसे कि ये फैसला लेना कि प्राइवेट चैनल से आपको डॉलर ज़्यादा लाने की छूट दी जाए, थोड़ी बहुत असर कर सकता है, क्योंकि जितना पैसा विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लेकर जा रहे हैं वो उनकी तुलना में ये जो पैसा आ रहा है ये बहुत कम है। शेयर बाजारों से भी कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है कि विदेशी पूंजी निवेश या विदेशी निवेशक जल्दी वापस लौटेंगे और निवेश शुरू करेंगे। तो रुपए पर दबाव लगातार बना रहेगा। और रिजर्व बैंक एक सीमा से अधिक, जो हम बार बार कहते हैं कि रिजर्व बैंक एक सीमा से अधिक डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार का हवन रुपए को रोकने के लिए नहीं करेगा, क्योंकि एक किस्म का ये दुष्चक्र है, एक किस्म का एक पैनिक साइकिल है जो क्रिएट हो सकता है अगर रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार को रुपए को बचाने में ज़्यादा खर्च किया। और इस बीच जब अंशुमान जी बता रहे थे कि रुपया क्यों कमज़ोर हो रहा है, अपडेट ये है कि 79 रुपये 25 पैसे का लो मार दिया है। और जब ये बाज़ार सेटल होगा, बंद होगा, मुझे पूरी आशंका इस बात की है कि आज की गिरावट शायद पिछले कई सत्रों की, कई महीनों की सबसे बड़ी गिरावट होगी। अगली है प्रवीण शर्मा की एक स्पेशल रिपोर्ट जो आपको ये बता रही है कि भारत की सड़कों से बहुत जल्दी छोटी कारों की विदाई हो सकती है। क्या भारत में छोटी कारों के दिन अब गिने चुने रह गए हैं? क्या आने वाले दिनों में कंपनियां छोटी और सस्ती कारें बनाना बंद कर देंगी? आप भले सोचें कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यह आशंका वाकई सच साबित हो सकती है। इसके पीछे कई ठोस वजहें भी हैं। भारत हमेशा से अफोर्डेबल कारों का बाजार रहा है। मारुति 800 ने देश में जिस कार क्रांति को जन्म दिया वो अभी तक छोटी कारों के बूते ही टिकी हुई थी। एक आम शख्स जब कार खरीदने की सोचता था तो उसे मारुति 800 ही दिखती थी। हाँ, तब वो भी एक आम परिवार के बजट से बाहर की बात थी। फिर टाटा आए, 1 लाख रुपए वाली नैनो का सपना लाए।
लोगों की आंखों में चमक आई। लेकिन टाटा का सपना वाकई नैनो साबित हुआ, या कहिए कि छन से टूट गया। बिकना बंद हुई तो नैनो बनना भी बंद हो गई, और शायद छोटी कारों की यह क्रांति भी अब अपने अंतिम दिन गिन रही है। कभी खास को आम से अलग करने वाली स्टेटस सिंबल रही मारुति 800 कब की फेज आउट हो चुकी है, लेकिन ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट, बलेनो जैसी कारें लोगों की महत्वाकांक्षाओं, उम्मीदों और समृद्धि का प्रतीक बन रही हैं। इन्हीं के बूते मारुति भी दशकों से कार बाजार की एक छत्र बादशाह रही। ऐसा नहीं है कि दूसरी कार कंपनियां इस मामले में पीछे थीं। हुंडई, टाटा, रेनो, डैटसन, जनरल मोटर्स, निसान समेत हर कंपनी का फोकस छोटी कारों पर ही रहा। लेकिन अब मारुति और छोटी कारों दोनों का तख्त हिलता नजर आ रहा है। जून में मारुति की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 1% गिरी है। हमेशा से बाजार के आधे हिस्से पर काबिज रही मारुति के हाथ से 7 से 8% बाजार कब खिसक गया उसे पता भी नहीं चला। कंपनी अभी इस हालात से निपटने की सोच ही रही थी कि सरकार की नीतिगत सख्ती ने उसके लिए चीजें और पेचीदा कर दी। 1 अक्टूबर से हर कार में 6 एयरबैग्स होने जरूरी हैं। फिर सरकार ने कारों में स्टार रेटिंग की बात भी छेड़ दी। परेशान मारुति ने जैसे हार ही मान ली है। कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कह दिया है कि उन्हें छोटी कारें बनाना बंद करना पड़ सकता है। दूसरी कंपनियां पहले ही इस खेल को समझ चुकी थीं और धीरे धीरे छोटी कारों के धंधे से खुद को पीछे खींच रही हैं। सरकार चाहती है कि कारों की सेफ्टी पुख्ता हो। इसका मतलब है कीमतें बढ़ना। एक बात दिमाग में ये भी आती है कि आखिर ईवी भी तो आ रही है। कहा जा रहा है कि 2030 तक 30% कारें बिजली वाली होंगी, तभी तो छोटी ईवी कारें चलेंगी ना। लेकिन ऐसा भी मुश्किल ही है। वजह वही है, दाम। ईवी कारों के दाम एक आम कार से ज्यादा हैं। ऐसे में ईवी में सेडान, एसयूवी और प्रीमियम कारों का ही फ्यूचर दिख रहा है। छोटी कारों के रास्ते में फीचर्स, लग्जरी, स्टाइल, ड्राइविंग एक्सपीरियंस और कंफर्ट भी रोड़ा बन गए हैं। कस्टमर की प्रेफरेंस बदल रही है। कार का मतलब अब सिर्फ 4 पहिए, एक इंजन और छत नहीं रही। देश में चमचमाते एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। यूटिलिटी व्हीकल्स की बिक्री इसी वजह से फर्राटा भर रही है। अब कंपनियों की मजबूरी चाहे जो भी हो, लेकिन एक बड़ा तबका आज भी सस्ती कार खरीदने का सपना देख रहा है। लेकिन क्या शोरूम में छोटी कारें भी बिकने के लिए होंगी? इस सवाल का जवाब फिलहाल वक्त की तहों में कहीं छिपा है। मनी9 के लिए प्रवीण शर्मा। सर, कहते हैं भारत में जब 10 कारें बिकती हैं तो उनमें से 6-7 कारें थी वो छोटी बिकती थी। प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट ये कह रही है कि छोटी कारों की विदाई का समय आ गया है। तो क्या भारत का जो पूरा कार बाजार है इसकी तस्वीर बदलने वाली है? शुभम, ये बहुत बड़ा अपसेट है, बहुत बड़ा रीसेट है भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में, जिसके कारण कई तरीके के हैं। प्रवीण शर्मा की बहुत अच्छी रिपोर्ट है जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर आपके आसपास ऑटोमोबाइल बाजार में क्या हो रहा है। छोटी कार का मतलब भारत में वो एफोर्डेबल या वो एस्पिरेशनल क्लास था जो बाइक से आगे ग्रेजुएट होकर कार को खरीदकर ऑटोमोबाइल बायर की श्रेणी में शामिल होता था। अब जो सेटअप बदल रहा है उसमें 3 बड़ी फोर्सेस काम कर रही हैं और वो तीनों बड़ी फोर्सेस भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में छोटी कारों के पूरे उद्योग और मांग को हिट कर रही हैं। पहली बड़ी फोर्स ये काम कर रही है कि नीचे के लेवल के ऊपर पिरामिड में के नीचे और मझोले स्तर पर जो लोग कारें खरीद सकते थे उनके लिए कार मेंटेन करना और कार रखने की लागत बुरी तरह बढ़ चुकी है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। हमने डीजल वाला दौर भी देखा और इसलिए मारुति और काफ़ी बड़ी कंपनियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि छोटी कारों के लिए उनके पास अब इस पे बाजार में डिमांड नहीं दिखती। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण कार के लिए कर्ज लेना महंगा हो रहा है दूसरी चीज। और तीसरी बड़ी चीज है कि उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही और कारों की कीमत तो बढ़ी ही है। मंदी के बाद भी स्टील और बाकी कच्चे माल की बढ़ोतरी के कारण बढ़ी है। तो छोटी कार वास्तव में महंगी कार हो चुकी है। तो एक तो ये बड़ा कि जो एफोर्डेबिलिटी वाला हिस्सा था, छोटी कार लोग एफोर्डेबिलिटी, बेटर माइलेज, सस्ती ब्याज दर और सस्ती कार, ये 3 चीज़ें मिलाकर लोगों को बाजार में लाती थी। ये हिस्सा खत्म हो गया और इसलिए धीरे धीरे जो अच्छा नहीं है शुभम, चिंताजनक है कि भारत का ऑटोमोबाइल बाजार धीमे धीमे के शेप मार्केट में बदल जाएगा।
जहां आपको एक ही क्लास दिखाई देगा जो के का ऊपर वाला हिस्सा होगा, जो 5 लाख 7 लाख प्लस से ऊपर की गाड़ियां खरीदने की स्थिति में होगा। और इसलिए अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की रिपोर्ट्स को थोड़ा भीतर जाकर पढ़ें और आंकड़ों को खंगालने की कोशिश करें तो आपको एसयूवी की डिमांड दिखाई देगी। आपको भारत में जो टॉप रैंकिंग एसयूवीज हैं उनकी एक एक साल की 8-8 9-9 महीने की वेटिंग लिस्ट दिखाई देगी। अब ये खबर अच्छी है, यह चिंताजनक है, इसे देखने के लिए हमको अपना अलग अलग नज़रिया देखना होगा। पर भारत का मुख्यतः मूल बाजार ऑटोमोबाइल बाजार बहुत बड़ा नहीं है, छोटा बाजार है भारत का। और उस छोटे बाजार में भी सबसे बड़ा बाजार छोटी कारों का बाजार था। वो अगर सिकुड़ता जाएगा तो इसका असर हमें भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग के लॉन्ग टर्म निवेश पर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ कंपनियां लग्जरी कार बेचने नहीं आई थी, यहाँ कंपनियां उस वॉल्यूम के प्ले के लिए आ रही थी जिन्होंने यहाँ पर निवेश किया था। बिल्कुल। बैंकों की तरफ से दिए जाने वाले कर्ज और बैंकों में जमा होने वाले डिपॉजिट की ग्रोथ में जो अंतर है वो तेजी से बढ़ रहा है। ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद डिपॉजिट की ग्रोथ में वैसी बढ़ोतरी नहीं है जैसी क्रेडिट की ग्रोथ में देखने को मिल रही है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 17 जून को खत्म हुए पखवाड़े के दौरान देश में क्रेडिट ग्रोथ यानी कि कर्ज लेने की जो दर है वो 13.2% रही है, जबकि इस दौरान डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो 8.3% ही रही है। डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ के बीच का जो अंतर है वो 490 बेसिस पॉइंट का हो गया, जो 3 सालों में सबसे ज़्यादा हो रहा है। सर ये क्या हो रहा है? ये तो काफ़ी चौंकाने वाली परिस्थिति है। 5% के आसपास का अगर आप देखें, 500 बेसिस पॉइंट के आसपास का की ग्रोथ है। और ये दो बड़ी चीज़ें ट्रेंड हमें दिखा रही है। और इस ट्रेंड की एक झलक हमने शायद अपने मनी सेंट्रल में दी थी, जब हमने आपको बताया था कि भारत के सारे बैंक ताबड़तोड़ एक के बाद एक बचत दरों में जमा दरों में बढ़ोतरी कर रहे थे। ये उस प्रेशर की तरफ इशारा करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी के साथ कर्ज की मांग बढ़ना शुरू हुई। कर्ज की मांग इसलिए बढ़ना शुरू हुई क्योंकि कर्ज लेने वालों को पता था कि भारत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने वाली है। उससे पहले वो जितना अपने को प्रोटेक्ट कर सकते थे उन्होंने प्रोटेक्ट किया। वर्किंग कैपिटल लोन्स की मांग बढ़ना शुरू हुई और ठीक उसी समय महंगाई बढ़ने के कारण लोगों की खपत कम होने और उनके पास बचत कम होने से बैंकों में बचत कम हुई। और ये आंकड़ा ये हमें बताता है, जो करीब 490 बेसिस पॉइंट का फर्क बताता है कि कर्ज ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, जमा नहीं बढ़ रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि भारत की बैंकिंग डिपॉजिट बैंकिंग है। बैंक उसी पैसे को लोन के तौर पर बांटते हैं जो पैसा बचत के तौर पर उनके पास आता है। अब यहां से हमें दो पैराडॉक्सिकल या दो एक दूसरे के धुर अंतर विरोधी रुख दिखाई देते हैं बैंकिंग में। पहली चीज तो ये कि अगर बैंकों को आने वाले समय में क्रेडिट की ग्रोथ रेट को बनाए रखना होगा, सस्टेन करना होगा, तो उन्हें डिपॉजिट्स बढ़ाने होंगे। और डिपॉजिट्स बढ़ाने के लिए शुभम उनको ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी करनी होगी। तो अगर आप जमा करता है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि बैंकों को आपकी जमा चाहिए, इसलिए वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन अगर आप कर्ज लेने वाले हैं तो बैंकों का की जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जितना वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेंगे उतने ही उनके मार्जिन्स प्रेशर में आते जाएंगे ऊपर कर्ज देने के लिए। और वैसे भी कर्ज की मांग में कमी आने की गुंजाइश पूरी तरह से है, क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ हमें ये समझ में आई कि बैंकिंग सिस्टम के जब आंकड़े को हम करीब से देख रहे थे तो बैंकिंग सिस्टम में जो सरप्लस लिक्विडिटी थी वो अप्रैल के एंड में करीब 4.57 ट्रिलियन रुपीस थी, जो जुलाई के अंत तक घट के 3.5 ट्रिलियन रुपीस रह गई। यानी कि बाजार से लिक्विडिटी भी सक होना शुरू हुई, क्योंकि बैंकों ने रिजर्व बैंक की तरफ से जो कॉल दी गई ब्याज दरें बढ़ाने की और बाकी चीज़ों में फ़र्क की, उसके कारण बैंकों ने उस लिक्विडिटी को वापस अलग अलग बॉन्ड्स में और बाकी जगह निवेश करना भी शुरू किया। यह परिस्थिति ब्याज दरों में बढ़ोतरी को और ज्यादा मारक बनाने की तरफ बढ़ रही है। तो एक तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी हमको दिखाई देगी जो रिजर्व बैंक महंगाई रोकने के लिए कर रहा है या पॉलिसी रेट्स में, रेपो रेट्स में बढ़ोतरी के साथ कर रहा है। दूसरी बढ़ोतरी हमें ब्याज दरों में लिक्विडिटी क्रंच के साथ दिखाई देगी, क्योंकि बैंकों को ज्यादा जमा चाहिए, उन्हें एक सर्टेन लेवल तक डिपॉजिट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे और जमा करने की परिस्थिति लोगों में नहीं है, क्योंकि महंगाई के कारण उनके खर्च बढ़े हुए हैं। तो वो ब्याज दरों की जो होड़ शुरू होगी वो कर्ज की दृष्टि से या पूंजी की लागत की दृष्टि से नकारात्मक असर करेगी। ये संकेत हमें इस पूरे रुख से दिखाई देते। तो आज के मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक छोटा सा अपडेट ये है कि आज जब सुबह शेयर बाजार खुला था तो 15,900 के लेवल पर खुला था, 16,025 का हाई छुआ था, यानी कि बाजार में ठीक ठाक तेजी थी, लग रहा था अच्छा है। लेकिन ये सब 12 साढ़े 12 बजे तक रहा। उसके बाद बाजार के ट्रेडर्स ने कहा आप लौट चलें, और अब जब बाजार बंद हो रहा है तो 15,800 यानी कि ऊपर से 200-250 पॉइंट करेक्ट होकर
हो रहा है। सर, शायद इसकी वजह विदेशी निवेशकों की बिकवाली और उसी के पीछे रुपए की गिरावट से जोड़ सकते हैं। रुपए की गिरावट, बाजार पर हम लगातार चर्चा में शुभम कह रहे हैं कि बाजार के पास कोई बड़ा ट्रिगर और सस्टेन मुझे लगता है है। सऊदी की खबर भी 12 साढ़े 12 के करीब ही आई थी। सऊदी की तरफ से बढ़ोतरी, रुपए में गिरावट और ट्रेड डेटा। शेयर बाजार के पास तेजी को या कंसिस्टेंट बाइंग को सपोर्ट करने के लिए कोई ट्रिगर नहीं, कोई मजबूत बेस नहीं। तो ये उसकी वो इसलिए हमने बराबर ये देखा है और लगातार हम इसको चर्चा में कहते रहे शुभम कि बाजार अभी साइडवेज मूव करेगा, थोड़ा सा बाजार ऊपर बढ़ेगा, लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकलने की कोशिश करेंगे। और अभी भारत की मैक्रो इकोनॉमी का, दुनिया की मैक्रो इकोनॉमी का हाल बहुत ही ढुलमुल और बहुत ऊहापोहपूर्ण है, से भरा हुआ है। अभी कोई दिशा स्पष्ट नहीं है कि मंदी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कितनी गहरी होगी, कितनी लंबी चलेगी, क्या असर होगा, ये सारी चीजें। और इस अनिश्चितता की स्थिति में शेयर बाजार हमेशा बहुत ही उतार चढ़ाव से भरे हुए होते हैं, बढ़े हुए रहते हैं। तो आप थोड़ा सतर्क रहिए, 80-90 पूरे 100 देखिए, वहां आपको कुछ काम की खबर जरूर मिल सकती है। सर, फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया मनी सेंट्रल को देखने के लिए। कल शाम को फिर मुलाकात होगी 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। का तमाम ये संबोधिवार है।